आई गेट भिलाई में। मैं हूँ राकेश चलरेजा। एक एप्टीट्यूड की सीरीज लेकर चल रहा हूँ मैं, जिसमें गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस में ईयर बाय ईयर आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। मैंने अभी तक 2017 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके। मैं इस वाली वीडियो सीरीज से स्टार्ट करने वाला हूँ 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो गेट एग्जाम में सीएस ब्रांच में 2016 के एप्टीट्यूड में जो जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ इत्मीनान से बने रहना। मैंने इसके पहले भी कहा, वाला सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें मैं सिर्फ कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके आसपास की सारी चीज़ें लेकर चलूंगा। तो इसके आसपास का रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप डील करने के लिए कैपेबल होंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस, मेरे ख्याल से इंग्लिश का क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामर एंड यूसेज। बोल रहा है कि आपके पास 4 सेंटेंस गिवन है और आपको ना सबसे सुटेबल सेंटेंस इसमें से चूज करना है। ठीक है भाई, सबसे पहला में लिखा हुआ है, आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर डज नॉट मीट मी। आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर डजंट मीट मी। तो अब ना ए और बी में आप जरा देखोगे ना, फर्क सिर्फ इतनी चीज का है, और ये दोनों की ही मीनिंग सेम होती है। डज नॉट को अपने शॉर्ट फॉर्म में डजंट ही लिखते हैं, जैसे आई एम को हम लोग ये लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना आई एम को, तो वैसे उसने डज नॉट को डजंट लिखा हुआ है, तो दोनों के मीनिंग सेम ही होती है। तो पहला मतलब सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है। अब लेकिन वो सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं, उसका रीजन आपको बता देता हूँ। ये जो अंटिल होता है ना, जो अंटिल होता है ना, अंटिल में ना अपने आप नो जो होता है ना एम्बेडेड होता है। अंटिल में अपने आप में वो एक नेगेटिव टर्म है। अंटिल में अपने आप एक नो लगा हुआ है, तो अंटिल में अपने आप एक नो लगा हुआ है और फिर आप अलग से एक और नो लगा रहे हो। सीन है ना आपको समझ में? तो ये सेंटेंस अगर मैं हिंदी में आपको बोल के बताऊं ना, तो इसका मतलब क्या बनता है कि मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मुझसे मिनिस्टर साहब नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे वाला जो है अंटिल में आ गया। अब एक और बार तुमने नॉट लगा दिया, तो कैसा बोलूंगा, जब तक मुझसे मिनिस्टर साहब नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं मिलेंगे कहीं से सही साउंड हुआ क्या? तो इसमें 2 बार नॉट हो गया, एक बार जो अंटिल में ऑलरेडी एम्बेडेड होता है और दूसरा इसने अलग से मेरे को लगा कर दिया है, तो बस 2 हो गए। सीना है आपको समझ में? तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बात को समझना है कि क्योंकि अंटिल में अपने आप में नो एम्बेडेड होता है, तो मुझे दूसरी बार नो वाला सेंटेंस, नो वाला टर्म एक्सेप्ट नहीं करना है। तो जो ए और बी है इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऑल्दो दोनों सेम ही बात है। दूसरी बात ये कि अंटिल में अपने आप में नो होता है, तो उसके बाद वाली चीज में नो नहीं आना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट। अब जैसे ही मैं जाता हूँ थर्ड पर, आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर मीट मी। आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर मीट्स मी। तो अब सी और डी में सिर्फ इस वाली एक बात का फर्क है कि एक जगह मीट लिखा हुआ है, एक जगह मीट्स लिखा हुआ है। सी और डी में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। आप इस वाली बात को समझ पा रहे हैं? सी और डी में मीट और मीट्स का ही फर्क है बस, और उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो जरा इस वाली चीज को समझना, मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट वो ये होता है कि अगर मान लिया सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर होना होगा, अगर मान लिया सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है तो वर्ब को भी प्लूरल होना होगा। तो जो मिनिस्टर है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, मिनिस्टर इज माय सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है। मिनिस्टर सिंगुलर है, एग्री करते हैं पहले, मिनिस्टर सिंगुलर। अब अगर मिनिस्टर सिंगुलर है तो उसके लिए जो भी वर्ब यूज होगा उसको भी सिंगुलर होना पड़ेगा। मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि वर्ब वाले केस पे अगर आप एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब वाले केस पे अगर आप एस या ईएस लगाते हैं तो चीजें जो है सिंगुलर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रन एक प्लूरल वर्ब है, जैसे मैं एस लगाऊंगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर, रन्स एक सिंगुलर टर्म है। सीना है समझ में? तो वैसे ही मीट एक प्लूरल टर्म है, लेकिन जैसे मैं एस लगाऊंगा मीट्स तो वो सिंगुलर बन जाएगा। सीना है समझ में? तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब प्लूरल नहीं हो सकता, तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। बहुत ही बेसिक सा ग्रामर का नॉलेज जिसे मैंने आपसे शेयर किया, जरा इत्मीनान से देखो। गेट एग्जाम में पहला वाला क्वेश्चन था जो इंग्लिश पर उन्होंने पूछा है। मुलाकात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आराम से रिलैक्स होकर सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 गेट एग्जाम 2016 सीएस ब्रांच का क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड का सेक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिवर्डिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन इज अ, बोल रहा है कि ना कोई भी ऐसी चीज जो दोबारा से दूसरे शब्दों में कन्वे की जाए। तो ये दरअसल वन वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में वन वर्ड के आते हैं ग्रामर पर या फिर वो कैप पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वन वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हमको ना कुछ भी लिखना है या फिर कहना है लेकिन दूसरे शब्दों में, तो उसे क्या कहते हैं,
ठीक है, तो मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैराफिन दरअसल कुछ और नहीं होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि फ्लेमेबल होता है, जिसे जलाया जा सकता है, तो पैराफिन होता है सब्सटेंस विच इज फ्लेमेबल। ठीक है। पैराडिम, पैराडिम होता है एक्चुअली परसेप्शन। ये किसी चीज के लिए अगर आपको कुछ परसेप्शन है, कोई नजरिया है, तो उसे कन्वे करता है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स बेसिकली होता है ऐसी कोई चीज जो कि सुनो तो सही लगती है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट करो तो फिर वो गलत हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम लोग पैराडॉक्स। ठीक है। वो वाला एक चल रहा था ना केस, जिसमें एक लड़की ने जो है मतलब वो ड्राइवर को जो है थोड़े से चपाटे मार दिए थे उचक उचक के। तो उस वाले केस में क्या हुआ था कि लड़की का ये कहना था कि मैंने जो है गलती नहीं की, उसने सिग्नल तो क्रॉस कर गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेट किए सीसीटीवी कैमरा में देखे, तब पता चला ना कि ग्रीन लाइट जो है थी और उसके बाद उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी चलाई थी, मैडम गलती से सामने आ गई थी। तो वो उस वाले स्टोरी के लिए वर्ड यूज आएगा पैराडॉक्स। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज बेसिकली क्या वर्ड होता है? पैराफ्रेज होता है कि जब आप किसी चीज को ना दूसरे शब्दों में कन्वे करते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये दरअसल मीनिंग ही है पैराफ्रेज की। तो पैराफ्रेज इसका राइट आंसर होना चाहिए था। आंसर इज पैराफ्रेज। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं 2016 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 से राइट आंसर सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आर्किमिडीज सेड गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फुलक्रम ऑन विच टू प्लेस इट एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। ये ज़बरदस्त कोट है आर्किमिडीज का, ये दरअसल कोट है उनका। उन्होंने, आप अगर देखोगे तो एक बहुत ही तीखे शब्दों में, एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, एक बहुत ही गहरी बात कही है उन्होंने। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या पूछा? द सेंटेंस अब इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्टेटमेंट। तो वो बोल रहा है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है आर्किमिडीज ने जो कहा था, वो किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है फिगरीन। फिगरीन का दरअसल मीनिंग होता है मूर्तियों के सेंस में, मतलब उसका जो कंटेक्शन है वो यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है, वो कुछ और ही वर्ड है जिसने यहाँ पर लिख रखा है उसने। हो सकता है उसने आपको ए से कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो, क्योंकि ए और डी सेम तरह से तकरीबन आसपास के साउंड करने वाले शब्द है। तो फिगरीन का मतलब होता है मूर्तियाँ, जो कि इस कंटेक्स्ट में कहीं भी नहीं सेट हो रहा है। उसने पूछा किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है। लिटरल का मतलब होता है टेक्सुअल, मतलब कि जो लिखित सेंटेंस होता है, तो उसका भी यहाँ पर कोई कंटेक्स्ट नहीं बन रहा है। कोलेट्रल का मतलब होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है कि जैसे मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई बात कही और पूरी जनता पार्टी जो है उनके ही समर्थन में कोई उसी तरह की कोई बात कहते हैं, तो उसी के समर्थन में कोई उस तरह की बातें कह रहे हैं, तो वो होता है कोलेट्रल। तो ये सपोर्टिव स्टेटमेंट तो नहीं था। ठीक है। फिगरेटिव, फिगरेटिव मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है बहुत डीप में जाकर एनालिसिस करके कही गई होती है। बहुत डीप में जाकर उन्होंने एनालिसिस करके कहा है कि बस मेरे को लीवर दे दो और दे दो जगह जहाँ पे मैं रख दूँ, तो मैं ना पूरा वर्ल्ड आपको चला के दिखा दूंगा। इट इज एक्चुअली अ फिगरेटिव। इन्होंने बहुत गहरी चीज एनालिसिस करके वाली बात कही है। राइट आंसर था इसका फिगरेटिव। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिलैक्स होकर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सुनते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है? इफ रेल्फ टगा मीन्स केयरफ्री, ओ टगा मीन्स केयरफुल, फर टगा मीन्स केयरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मीन आफ्टर केयर। ये दरअसल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। आपने क्लासरूम में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, रीजनिंग का ये सवाल था। एक बार हम लोग इसको ना डिकोड करते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर ढूंढने की अपन कोशिश करेंगे। चलो जरा देखते हैं। रेल्फ टगा, ओ टगा, फर टगा, और सब में लिखा हुआ है केयर, केयर एंड केयर। तो अब ये वाली बात तो नोटिस कर पा रहे ना कि हर जगह जो है ना टगा 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 लिखा हुआ है और हर जगह केयर 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं तीनों को बहुत इत्मीनान से जब एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि टगा स्टैंड्स फॉर केयर। ये बात ठीक है। दूसरी बात मैं क्या डिकोड कर पा रहा हूँ? मैं डिकोड कर पा रहा हूँ कि टगा जो है ना, ये दरअसल बाद में लिखा हुआ है, मतलब सेकेंड हाफ में लिखा हुआ है, लेकिन जो केयर है ना वो लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ में। केयर जो है वो फर्स्ट हाफ में लिखा हुआ है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि टगा वो सेकंड हाफ में लिखते हैं और उसका जो कोड है केयर वो फर्स्ट हाफ में लिखते हैं, मतलब कि इंटरचेंज भी करना है मेरे को, इंटरचेंज भी करना है, सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ से मेरे को बदलना भी है। ठीक है भाई, मैं 2 चीजें सीख चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर केयर का मतलब क्या होगा? ये जो केयर है ना, ये केयर, इसका मतलब होता है टगा, लेकिन क्योंकि ये सेकंड हाफ में लिखा हुआ है तो इसका जो कोड होगा ना वो फर्स्ट हाफ में आएगा। फर्स्ट हाफ में आएगा टगा और उसके बाद कुछ टर्म लिखा जाएगा और वही उसका कोड बन जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ही मैं देखता हूँ फर्स्ट वाले सेंटेंस में तो टगा मुझे सेकंड हाफ में दिखता है, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि केयर क्योंकि सेकंड हाफ में लिखा हो तो टगा मुझे फर्स्ट हाफ में चाहिए। जैसे यहाँ पर टगा जो है सेकंड हाफ में लिखा था, केयर फर्स्ट हाफ में आता था, उल्टा है एक्चुअली वो। आ रही बात समझ में? और ये थर्ड वाला देखो रेल्फर, तो इसमें टगा ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी तो इसका फॉर श्योर आंसर नहीं होने वाला है, या तो बी है या तो सी है। अब मुझे ये नहीं पता है कि फर चुनूं या जेन चुनूं, क्योंकि फर्क तो बी और सी में सिर्फ उतना ही है। लेकिन जब मैं नोटिस करता हूं तो फर यहाँ पर यूज हुआ है, ये लिखा हुआ है फर, और इस फर की मीनिंग है लेस। दिखाई दे रहा है आपको, फर यूज हो चुका है जिसकी मीनिंग है लेस। तो मुझे ना फर की मीनिंग तो फॉर श्योर पता है जिसकी मीनिंग होती है लेस। अब क्योंकि फर की मीनिंग लेस होती है, लेकिन मेरे को तो आफ्टर चाहिए था, जो कि एक नया वर्ड है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, फर जो है ना ऑलरेडी एक यूज्ड टर्म है, तो उसकी मीनिंग मुझे पता है जो कि लेस होती है, और मेरे को आफ्टर के लिए चाहिए, तो फिर फर तो इसका आंसर नहीं हो सकता ना। बात समझ गए आप? तो क्योंकि आफ्टर एक नया वर्ड है जो कि उन तीनों में यूज नहीं हुआ था, तो उसके लिए कोड भी कोई नया ही होगा, जैसे कि जेन, और वही बचा है बस यहाँ पर। इसीलिए मैं राइट आंसर क्या पिक करूँ इसका, सी। तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब था सी। चलिए चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, इतना ज़रा सुनना। गेट 2016 का सीएस ब्रांच का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है अ क्यूब इज बिल्ट यूजिंग 64 क्यूबिक ब्लॉक्स ऑफ साइड 1 यूनिट। After it is built, 1 cubic block is removed from every corner of the cube. The resulting surface area of the body in square units after the removal is। चलो जरा इत्मीनान से सुनना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ज्योमेट्री भी आपके गेट एग्जाम में आती है, और दरअसल इन्होंने ना 3D ज्योमेट्री पर क्वेश्चन पूछ लिया। जो क्यूब होता है ना वो 3D में काउंट होता है, ठीक है। तो क्यूब का क्या सरफेस एरिया होता है, क्यूब का क्या प्रॉपर्टी होता है, पहले वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ख्याल आ जाए तो क्यूब दरअसल स्क्वायर का ही 3D फॉर्म होता है। तो अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, एग्री, जिसमें दोनों साइड्स जो हैं इक्वल होती है, कंफर्टेबल। और क्यूब में अगर बनाने के लिए जाऊं तो उसमें 3D फॉर्म सा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा, जिसमें 6 की 6 साइड्स, दरअसल 8 साइड्स बनती हैं, और 6 के 6 सरफेसेस पूरे एकदम 6 क्यूब बने हुए दिखते हैं। जैसे आप अगर लूडो जब खेलते हैं उसमें शॉट जो फेंकते हैं ना, वो दरअसल क्यूब वाला शेप होता है, ठीक है, कंफर्टेबल अपन लोग। तो इसमें ये सारा कुछ ए होता है, ये सारा कुछ ए होता है, कंफर्टेबल। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे ना 64 क्यूबिक ब्लॉक्स उठाए और इनसे मिलाकर एक बड़ा सा क्यूबिक ब्लॉक बना दिया, कंफर्टेबल अपन लोग। छोटे छोटे इन्होंने ऐसे क्यूब बनाए, छोटे छोटे इन्होंने क्यूब लिए और एक बड़ा सा क्यूबिक ब्लॉक बना दिया। इन्होंने टोटल ना 64 स्मॉल क्यूब्स लिए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब से एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए जाऊं तो फिर कितने मैं क्या उसकी साइड होनी चाहिए, क्या उसका सरफेस एरिया बनना चाहिए, या फिर क्या उसका जो है अप्रोच होना चाहिए, वो आपसे एक बार मैं डिस्कस करेंगे, मतलब इतना से सुन लेना। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, number of smaller cubes, number of smaller cubes is equals to होता है number of sections, number of sections, number of sections to the power में 3। सीधा है समझ में? ये दरअसल फंडा है। अब ये सेक्शन क्या होता है भाई? सेक्शन, जिसको मैं चलो नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस इज इक्वल टू एज ऑफ larger cube, edge of larger cube divided by edge of smaller cube, ठीक है। ये दरअसल क्या हो गई, ये थ्योरी हो गई। मतलब अगर मेरे पास 64 स्मॉलर क्यूब्स गिवन है तो मैं उससे नंबर ऑफ सेक्शंस, मतलब कि उस बड़े से क्यूब में कितने खंड बनने वाले होंगे ना, ये मैं पता कर सकता हूँ। कैसे पता कर सकते हैं सर आप? बिल्कुल इस तरीके से, 64 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्शंस को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये n क्या है, वही नंबर ऑफ सेक्शंस है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू n की पावर 3। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। n की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि उसमें ना 4 सेक्शन बनते होंगे। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि अगर मैं इसमें ना सेक्शन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, देखो जरा, ऐसा ऐसा देखो, 1 2 3 4, और ऐसे ही इस तरीके से, ऐसा
1 2 3 4 पता चल रहा है आपको। तो इस तरीके से वो दिखता होगा। ये छोटे छोटे क्यूब्स है जो कि बड़े क्यूब में 4-4 सेक्शन बनाते जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जब मैं 4 सेक्शन बनाऊंगा और मुझे चारों ही इक्वल चाहिए, कंफर्टेबल है अपन लोग, मुझे 4 सेक्शन बनाने हैं, चारों ही इक्वल चाहिए, तो ताकि जो उसका जो एज जो है वो प्रॉपरली इक्वेट हो जाए। तो वो पर्टिकुलर किस तरह से इक्वेट होगा, जरा इत्मीनान से उससे समझ लेना। हर एक सेक्शन जो होगा, हर एक सेक्शन 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का होगा। तो होल जो होगा उसका जो साइड, वो दरअसल 4 यूनिट की हो जाएगी। मतलब कि क्योंकि 4 सेक्शन बन रहे हैं तो उसमें जो होल जो साइड होने वाली है, होल साइड, ये दरअसल 4 यूनिट की होगी, ये दरअसल 4 यूनिट की होगी। और हर एक सेक्शन जो है 1 यूनिट का ड्रॉ होगा, तभी तो उसमें 4 सेक्शन बन पाएंगे ना, कंफर्टेबल। तो यहाँ पर मुझे ना साइड पता चल गई है, साइड ऑफ क्यूब वो मुझे पता चल गई है 4 यूनिट। यहाँ तक ठीक है अपन लोग। अब उसने क्या कहा कि हम लोग ना हर एक कॉर्नर में से ना एक एक छोटा छोटा क्यूब बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं आपको एक बार ज़रा निकाल के बता देता हूँ किस तरीके से निकाल रहा है। देखो, ये दरअसल एक बड़ा क्यूब अगर मान लूँ, और ये छोटे छोटे वाइट वाले जो है ना छोटे छोटे से क्यूब है। तो ये जो मैंने पिंक कलर अभी यहाँ पर किया आपके लिए, ये वाला, ये स्मॉल क्यूब है जो कि मैं वो कॉर्नर से निकालने वाला हूँ। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में। तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक कॉर्नर से एक एक स्मॉल क्यूब निकालने वाले, और आपसे पूछ रहे हैं कि उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल अपन डिस्कस कर सकते हैं उस पर। आपको ना पहले इस वाली बात का पता रहे कि अगर मान लिया हमने कॉर्नर में से एक क्यूब निकाला, तो उसका जो ओवरऑल सरफेस एरिया होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब ये है कि कॉर्नर का क्यूब निकाल लेने के बाद जो क्यूब का जो ओवरऑल जो एक्चुअल जो सरफेस एरिया था वो सेम बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कंफर्टेबल। तो सरफेस एरिया क्या होता है, ये है दरअसल क्यूब का सरफेस, जो मैं आपको ना यहाँ पर ब्लैक करके दिखा रहा हूँ। देखो, ये है दरअसल, ये वाला है दरअसल क्यूब का सरफेस। कंफर्टेबल है, ये है क्यूब का सरफेस, और ये आपको ना दरअसल एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले स्क्वायर ही तो बनाया था ऐसे, ठीक है ना। तो ये है क्यूब का सरफेस जो कि आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका एरिया अगर मुझे जानना है, तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। कंफर्टेबल है बोलो, एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। कंफर्टेबल है। अब मेरे को क्यूब का सरफेस एरिया जानना है, तो स्क्वायर का एरिया जानना है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जानना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं इस टाइप के, जो मैंने ब्लैक कलर वाला ड्रॉ किया, ऐसे 6 होते हैं ना। तो एक का साइड स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अरे बात समझ में। और साइड में अभी कितनी निकाली, 4 यूनिट, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 16 विच गिव्स मी 96 स्क्वायर यूनिट। तो 96 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर होना चाहिए था। कंसेप्ट ये था कि अगर आपने साइड किसी भी क्यूब के कॉर्नर में से अगर आपने स्मॉल क्यूब निकाला तो उसका जो सरफेस एरिया है वो चेंज नहीं होता। दिस वाज द ओनली कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग इस वाले क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया। इत्मीनान से जरा देखना, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।